नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम बात करेंगे, फ़िलहाल अभी महाराष्ट्र की जो एक राजनीति बहुत गर्म है और वहाँ अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बारे में। आपने देखा होगा कि अभी 4 स्टेटों में चुनाव हुए हैं। आपका क्या नाम है, J&K, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय केवल महाराष्ट्र के चुनाव की हो रही है। बाकी आपने देखा होगा कि मीडिया में हर तरफ सब जगह जो भी चर्चा हो रही है केवल महाराष्ट्र के चुनाव की हो रही है। वह क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें 3 पार्टियों का बहुत ज़्यादा से एकदम से वोट शेयर गिरा है और पब्लिक ने उनको बुरी तरह से नकार दिया है। सबसे पहले इसमें जो सबसे ज़्यादा बुरी जो हार मैं मानता हूँ वो उद्धव ठाकरे की मानता हूँ। शिवसेना से जो उनकी शिवसेना भी उनके पास अब नहीं है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो बहुत बुरी तरह से हारी है। शरद पवार जो अपने आप को चाणक्य कहते थे और जो अपने आप को कहते थे कि महाराष्ट्र में इनसे बड़ा कोई रणनीतिकार नहीं है, उनकी हार हुई है। उनको केवल 10 उनके जो कैंडिडेट चुन जीत के आए हैं। ऐसे ही कांग्रेस का भी बिल्कुल वहाँ सफाया हो गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि महाराष्ट्र की 288 सीटों की जो विधानसभा है उसमें बहुमत के लिए केवल 145 की आवश्यकता है। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी थी जो वहाँ पूर्ण बहुमत ला सकती थी, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो वहाँ 152 सीटों पर लड़ी। हालांकि शुरू से अंदेशा था कि भाई यहाँ कोई भी पार्टी इंडिपेंडेंट या पूर्ण बहुमत नहीं ला सकती है, लेकिन फिर भी केवल अगर उम्मीद थी तो केवल एक बीजेपी से थी जो कि वो 152 सीटों पर लड़ी थी और उसमें से उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा। 132 सीट वो लेके भी आ गई, यानी कुल उनको 20 सीटों का लॉस हुआ है। लेकिन बाकी जो पार्टी हैं जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े पार्टी बताते हैं, कहते हैं, बहुत बड़े बड़े झंडा उनके गढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुए और अपनी जो वो एक बहुत ही कम सीटों पर चुनाव लड़े और लास्ट में आकर उनका आपने वोट शेयर भी देख लिया, काफ़ी वो नीचे चले गए और पब्लिक ने, जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया। हाँ, बीजेपी का जो गठबंधन था, बीजेपी का जो गठबंधन है उसको टोटल अपने ही दम पर 132 सीट मिल गई। यानी कि झारखंड में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है बीजेपी और जो शिवसेना है शिंदे की और जो एनसीपी है अजीत पवार की, अब इन्हीं की पार्टियां हैं। अब जो एनसीपी से मतलब आप अजीत पवार को ही समझें और शिवसेना से मतलब शिंदे जी को ही समझें। लेकिन इस चुनाव को जो एक बहुत जो संपूर्ण जो पूर्ण बहुमत मिला है वो बीजेपी यानी कि गठबंधन को मिला है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता भी, जो शिंदे नहीं कह सकते, अजीत पवार नहीं कह सकते कि वह हमने इस दम पे अपने दम पे पार्टी को जिताया है। लेकिन जो इस समय एक आपने घटनाक्रम देखा होगा कि वहाँ महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा, इस पर थोड़ी सी उनमें तकरार चल रही थी शिवसेना में और खासकर बीजेपी में। शिवसेना के जो शिंदे हैं वह डिमांड कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री के उनको बनना चाहिए, वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार अपने आप को दिखा रहे थे। लेकिन वो भूल गए कि वो उनको जो मुख्यमंत्री बनाया था वो भी बीजेपी ने ही बनाया था। 2.5 साल के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जब उनके पास कुछ भी ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने 105 उसके पास विधायक होते हुए भी उसको मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन इस चीज़ का उनको लगने लगा कि भाई मेरे बिना जो बीजेपी है वो महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं है। उनका वो जो भुलावा, जो उनका एक तरह से जो शक था या जो उनको अपने आप को घमंड था, वो बहुत जल्दी बीजेपी ने तोड़ दिया। वो इसी चीज़ को देखते हुए अपने गांव भी चले गए थे। उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने मीडिया में एक प्रचार हुआ कि इनमें तो गठबंधन में तकरार हो गई है और शायद सरकार ना बने। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है, उसने बिना इन दोनों के, हालांकि अजीत पवार ने तो पहले ही बोल दिया था अभी मैं बीजेपी का जो गठबंधन है उनको पूरी तरह से मैं समर्थन सहयोग करता हूँ। बीजेपी के जो हर उसमें जो भी सीएम जो है बीजेपी की तरफ से ही बनेंगे। अजीत पवार का हर तरह समर्थन, लेकिन थोड़ा सा शिंदे को अपने लगना लगा था कि भाई उनके बिना शायद कुछ थोड़ा सा उनको अपना दम दिखाना चाहिए और उन्होंने यहाँ तक कि अपने बेटे को भी सीएम बनाने की कोशिश की। अपने बेटे का भी नाम उन्होंने सीएमशिप उसके लिए रखा, लेकिन बीजेपी जो नेतृत्व ने उसको साफ मना कर दिया, अब ये तो हो ही नहीं सकता, आप और कोई नाम बताइए। तो वो और कोई नाम वो बता नहीं पाए। लास्ट में उसने अपना नाम भी रखा, उस पर भी बीजेपी ने कोई उनको प्रतिक्रिया नहीं दी और थोड़ा सा उनमें सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया। तो इसी दौरान बीजेपी ने अपना जो है, बीजेपी ने क्या, जो कैंडिडेट जीत के गए थे, जिनको लगने लगा था भाई अगर सरकार में अगर हम जीत के नहीं, जीतने के बाद अगर हम सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो हमारा जीतना ना जीतना बेकार है। क्योंकि एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की
और जो कांग्रेस की वहाँ बिल्कुल हालत ख़राब है, उनकी कहीं गिनती ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं 288 सीटों में से 232-33 सीट अकेले बीजेपी के पास कि गठबंधन के पास है, तो उनके पास क्या बचा? उनके पास तो अपना विपक्ष का नेता बनाने के लिए भी सीट नहीं बची। इसलिए जो छोटे दल थे या कुछ विधायक हैं वो टूट करके अपने आप ही बीजेपी के पास आ गए। 20 करीब 20 से ज़्यादा विधायक जो है बीजेपी के पास आ गए। यानी कि बीजेपी अगर वहाँ चाहे तो अजीत पवार के बिना भी और शिंदे के बिना भी वहाँ सरकार बना सकती है, क्योंकि उसके 132 तो खुद के उनके हैं, उनको केवल 13 ही और चाहिए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो गठबंधन धर्म निभाते हुए उन दोनों को भी उन्होंने अलग नहीं किया और उनको भी पूरा सहयोग दिया। और इस तरह से अब जो पार्टी है, जो शिवसेना है, शिंदे है, उनको भी समझ में आ गया कि भाई उनको ज़्यादा नोटंकी उनकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने विधायक, इतनी सीटें हैं कि उनके बिना भी वो अपनी सरकार बीजेपी बड़े आराम से बना सकती है। तो यानी कि जो एक शिंदे का जो एक घमंड था या जो उनको थोड़ा लगने लगा था अगर मेरी शायद इसमें ज़्यादा मेरी वैल्यू दी जाएगी, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं है। हाँ, उनकी जो सिस्टम है, जो व्यवस्था थी, वो जो पहले तय हो गई थी उसी पर उनको रहना है, उसी पर उनको चलना है। लेकिन इस चुनाव के बाद जो अब ये सीएम तो चलो अब बीजेपी का बन ही जाएगा, देवेंद्र फडणवीस के बन जाएंगे और बाकी जो सरकार उनका गठन हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा जो विपक्ष है वह खासकर इस चुनाव को एक बहुत बड़ी धांधली के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, पहले तो केवल ये जो ईवीएम मशीन है उसी पर एक दोष लगा रहे थे, ईवीएम मशीन से घोटाला हुआ है, ईवीएम मशीन से कुछ गड़बड़ हुई है जिससे जीत गए। लेकिन अब इन्होंने कुछ दिन से 2-4 दिन से एक नया ही प्रोपेगेंडा शुरू किया है, वो हमारी पूरी ही चुनाव व्यवस्था प्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो चुनाव व्यवस्था भारत के अंदर है वह ठीक नहीं है, ये गलत है, इससे जो हमारे जो लोकतंत्र हमारा ठीक नहीं चल रहा है इसकी वजह से। लेकिन इनकी जो हार है, इनकी जो बहुत बड़ी करारी हार है इंडी गठबंधन की, वो उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं और ऐसे ही अनजाने में ऐसे ही इसको जो हमारे जो चुनाव व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि 4 जो स्टेटों में चुनाव हुए हैं उसमें से 2 पर बीजेपी जीती है और 2 पर ये इंडी गठबंधन या दूसरे जो दल जीत के आए हैं। लेकिन उनको महाराष्ट्र के चुनाव से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बाकी उन्होंने कहीं इतना शोर नहीं मचाया जितना ये महाराष्ट्र के चुनाव में मचा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण मीडिया में या काफ़ी जो बुद्धिजीवी एक ही कारण बता रहे हैं कि इसमें जो हिंदू एक हुआ है, महाराष्ट्र में जो हिंदू एक होकर के मतदान किया है उसको ये नकारने की कोशिश है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान में जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ 17 मांगे रखी गई थी। अब उनको क्या क्या उनको फैसिलिटी चाहिए, वे फैसिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि दी नहीं जा सकती थी, बिल्कुल भी कानून के अनुरूप भी नहीं थी उनकी मांगे। लेकिन फिर भी एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने उनको भरोसा दिला दिया था, समर्थन दे दिया था कि आपकी मांगे को हम पूरी करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। मुस्लिम उलेमाओं ने भी ये कहा था कि भाई अगर हमारी 17 मांगों को आप पूरा करेंगे तो हमारे जो वोट्स आपको मिलेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि जो एक वोटों की जो एक यानी कि इसको आप कहेंगे घटिया ब्लैकमेलिंग जो हो सकती है, इससे ज़्यादा ब्लैकमेलिंग कभी आपने देखी नहीं होगी। इसी ब्लैकमेलिंग का असर हिंदू वोटों पर पड़ा। हिंदू वोटर्स को लगा कि भाई इस तरह से अगर ये जो मुस्लिम वोटर्स इकट्ठे, जो उलेमा या जो भी इनकी संस्थाएं हैं, ऐसे अगर सरकारों को ब्लैकमेल करेंगी अपने वोट डालने के लिए, तो हमें भी एकजुट होकर वोट करना चाहिए। तो इसी तरह हिंदू एक होकर के उन्होंने मतदान दिया और जो तुष्टीकरण की राजनीति के जो परोपकार थे उनको उनकी बिल्कुल हवा निकाल दी। साथ ही इसमें जो एक वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी बहुत तेज़ी से चला हुआ है। इस समय पूरे भारत में हर आदमी को ये खतरा सा बना रहता है कि कभी वक्फ बोर्ड वाले उनकी ज़मीन पर, उनके घर मकान दुकान पर आकर खड़े ना हो जाए, अब ये भाई वक्फ की ज़मीन है। ये मुद्दा इतना ज़्यादा भयंकर है कि इससे पूरे भारत में एक डर का माहौल है और एक आतंक का माहौल है कि कभी वक्फ बोर्ड हमारी ज़मीन जायदाद को ना हड़प ले। क्योंकि ऐसे बहुत मामले आ चुके हैं कि भाई वक्फ बोर्ड ने जहाँ उंगली रख दी वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन जायदाद उन्हीं की हो गई। चुनाव के दौरान आपने ये भी देखा होगा कि किसी नेता ने बोला था कि भी जो अंबानी का मकान है मुंबई में, वो भी वक्फ बोर्ड पर है। तो इस एक वाक्य का या इस एक भाषण का भी, इस एक कथन का भी मतदाताओं पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। उनको लगने लगा भाई जब अंबानी जैसे मकान को भी सेफ नहीं है
इतनी बड़ी कोठी को, इतना बड़ा मकान महल भी सेफ नहीं है, तो हमारे मकानों की क्या वैल्यू। इसको देखते हुए हिंदू वोटर्स ने बिल्कुल एक होकर के ऐसा मतदान किया कि विपक्ष की बिल्कुल हालत खराब कर दी। तो इसी हिंदू एकजुटता को नकारते हुए, नकारने के कारण, नकारना चाहते हैं, इसलिए वो ईवीएम पर या हमारे जो चुनाव प्रणाली पर उंगली उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हर कोई समझ चुका है कि भाई जो चुनाव हुआ है ये सीधा सीधा एक तरह से वहाँ जो वोटर्स को तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही थी, तुष्टीकरण की जो राजनीति जो कर रहे थे दूसरी विपक्ष की तरफ से, उसका जवाब दिया है वहाँ के हिंदू वोटर्स ने। इस बार हिंदू वोटर्स ने वहाँ कुछ नहीं देखा। मराठा का भी एक बड़ा आंदोलन वहाँ चल रहा था, उसका भी कोई इस चुनाव में कोई ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया। और मराठा या दूसरी जो भी जाति बिरादरी के थे, सब ने एक होकर बीजेपी को बहुत संपूर्ण, बहुत मजबूत वोट दिया है, जिससे कि आने वाले समय में उनकी सरकार पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। साथ ही आपने एक देखा होगा कि एक नारा बहुत ज़्यादा चला हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा इस टाइम समझ लो कि जहाँ भी जाते हैं वो पूरा छा जाता है। योगी जी ने एक नारा दिया था, भाई बटेंगे तो कटेंगे। ये भी एक हिंदुओं में ऐसा घर कर गया। अब भाई ये बिल्कुल जो इतिहास में होता आ रहा है, ये इतिहास की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इस करके भी हिंदुओं ने बिल्कुल एक होकर के ऐसा मतदान किया है कि विपक्ष को अब सोचना पड़ रहा है। विपक्ष की अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया है, कई पार्टियों का बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो गया है कि उनको आगे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो इनको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए वो चुनाव प्रणाली पर उंगलियां उठा रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई लिखित में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है कि भाई उसमें कुछ इनको मिले, चुनाव आयोग को कंप्लेंट दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला, केवल उनको एक पब्लिक को में भरमाने की कोशिश की जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बीजेपी की जो सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी है, अब आपको देखेंगे इससे जो सरकार, जो गठबंधन था, एनडीए गठबंधन, वो बड़ी मजबूती से वहाँ सरकार भी चलाएगा। और जो तुष्टीकरण की एक राजनीति थी, उस पर इस बार वोटर्स ने बहुत बड़ा कड़ा प्रहार किया है। जातिवाद से दूर होकर के देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और मजबूती के लिए, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के विकास के लिए वह मतदाताओं ने वोट किया है। तो ये महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत में हर जो वोटर्स है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसने एक तुष्टीकरण की राजनीति को बिल्कुल नकारते हुए, एकजुटता दिखाते हुए बहुत अच्छी वोटिंग की है, जिससे कि शायद भविष्य में दोबारा इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति शायद महाराष्ट्र में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।